बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का जो हमारा प्रोग्राम होगा इसमें हम बात करेंगे कि 70% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो हमारी फीमेल हैं, यानी औरतें हैं। उनकी सेहत का ख्याल कैसे रखा जा सकता है और उनको बेहतरीन माएँ बनाने का तरीका क्या होता है। फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमल के दौरान, कंसीव करने के बाद जो उनकी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उससे उन्होंने किस तरह निपटना होता है। फिर जो जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर कुछ फीमेल्स रहती हैं उनके क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और फैमिली को उसके साथ किस तरह का कोऑपरेट करना चाहिए। उनकी डाइट क्या होनी चाहिए, उनकी लाइफ मॉडिफिकेशन क्या होगी, उनकी डाइट हैबिट्स को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो लोगों की मिथ होती हैं कि मैंने एक बंदे की जगह 3 बंदों का खाना खाना है, वो आपको फ़ायदा कितना दे सकता है, नुकसान कितना दे सकता है। इस दौरान के अंदर आपकी जो लेबर पेनिंग होती है एंड पे जाके डिलीवरी पे, उसमें कौन सी ऐसी पेन होती हैं जहाँ पे आपको ये पता चले कि आप मुझे हॉस्पिटल जाना है या किसी को दिखाना है, या इसी दौरान अगर आपको स्पॉटिंग होती है या कोई आपको यूटीआई के इशू बनते हैं तो उनका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। कौन सी ऐसी स्पेशलिटी है जो आपके सारे मामलात को देखती है। फॉर एग्जांपल, हमारे क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट रिपोर्ट होती हैं, वो कहती हैं मुझे यूटीआई का मसला है, यानी मेरे कोई यूरिन वाली जगह के ऊपर इचिंग होती है, बर्निंग होती है, जलन होती है, यूरिन के कलर चेंज होते हैं। तो क्या मैं किसी यूरोलॉजिस्ट के पास जाऊँ या नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाऊं या किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाऊं। तो उनको ये बताना है कि उनकी जो फील्ड के अंदर रहते हुए जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं वो उनको ट्रीट कैसे करती हैं। इसी तरह अगर आपको विजाइनल डिस्चार्जिंग है तो उस पर भी लोग वरी होते हैं। इन सारे मामलात पर बात करने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है, मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर कमल नौशीन, जो कि कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं और सर्विस हॉस्पिटल में अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं और इसके अलावा प्राइवेट प्रैक्टिस भी कंटिन्यू किए हुए, और फिर सोशल मीडिया के जितने भी टूल्स हैं उस पर भी पब्लिक अवेयरनेस के ऊपर काम करते हुए आपको नजर आती हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। कोई भी गेस्ट हमारे प्रोग्राम में आता है तो हम ये उससे सवाल करते हैं कि वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी, योर एजुकेशनल जर्नी, कि आप कितनी हर्डल्स, कितनी मुश्किलात के बाद इतना नॉलेज समेटे हुए आज यहाँ पे मौजूद हैं। It's an honor actually to be here with you। और पब्लिक अवेयरनेस के लिए काम करना डेफिनेटली बड़ी अच्छी बात है और लोगों को अवेयरनेस का आजकल रुझान भी है और बताना अच्छी बात है। आई एम अ लाहौर बॉर्न पर्सन। क्रेसेंट से मेरी इनिशियल एजुकेशन थी, उसके बाद कनेट से, देन आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम रामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। मेरी मदर भी डॉक्टर हैं और मेरे फादर इंजीनियर हैं। आई एम बिलोंग टू अ प्रोफेशनल फैमिली। Then I did my FCPS in obstetrics and gynecology with Legends of Gynae। और उसके बाद मैंने गंगाराम में 11-12 साल काम किया एंड नाउ एट द मोमेंट आई एम वर्किंग ए सीनियर कंसल्टेंट इन ग्रेड 19 एट सर्विसेज हॉस्पिटल। और एज पर्सनैलिटी वाइज बात की जाए तो आई एम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, और जो मुझे जानते हैं उनको अच्छी तरह पता होगा। और मुझे पसंद है ख़वातीन के बारे में बात करना, उनके मसाइल हल करना और किसी भी प्लेटफॉर्म पे उनको डिफेंड करना और उनको एम्पावर करने के लिए जो भी काम किया जा सकता हो, तो आप उसमें मुझे हमेशा आगे देखेंगे। ठीक हो। डॉक्टर साहब, ये शौक कैसे पैदा हुआ कि मैंने गायनोकोलॉजिस्ट ही बनना है? शौक एक्चुअली डॉक्टर तनवीर, जब मैंने हाउस जॉब किया गायनी में तो एक्चुअली इट वाज वेरी हेक्टिक, मतलब नोटोरियस है गायनी, आपको पता है, बट आई एक्चुअली एंजॉय डूइंग इट, क्योंकि गायनी में आप फिजिशियन भी होते हो और सर्जन भी होते हो। तो बस उसमें आई जस्ट डेवलप्ड द लाइकिंग एंड देन आई परस्यू FCPS इन गायनी एंड आई एंडेड अप इन अ गायनोकोलॉजिस्ट। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में लोगों के जहन में उठने वाले सवालात होते हैं कि वो हमारा सेक्शन नहीं करते, वो नॉर्मल डिलीवरी करते हैं। यही सवाल प्राइवेट हॉस्पिटल में वो कहते हैं वो हमारी डिलीवरी नॉर्मल नहीं करते, वो C-सेक्शन करते हैं। तो इसके कन्फ्यूजन को ख़त्म कैसे करें? अच्छा, एक्चुअली मतलब आई डोंट एग्री टू दिस टोटली। अगर हम टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में, जिस तरह मैं सर्विसेज में काम करी हूँ, गंगाराम में काम किया, इसी तरह किसी भी बड़े हॉस्पिटल की बात की जाए तो वहाँ पे आप नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन का रेट अगर कंपेयर करेंगे तो वो कंपेरेबल बिल्कुल भी नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि छोटे मोटे हॉस्पिटल से, DHQ THQ से, पेरिफेरी से जितने भी रेफरल्स हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं, वो केसेस हॉस्पिटल में आते हैं। इस वजह से सिजेरियन का रेट ज़्यादा होता है।
और नॉर्मल डिलीवरी का रेट उससे कंपैरिजन में कम होता है। लाइक जैसे अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज वाइज 50 से 55% बल्कि 60% तक रेट सिजेरियन का चला जाता है एंड 35 से 40% नॉर्मल डिलीवरी का रेट है। और यहाँ पे बल्कि अक्सर लोग फरमाइशी ऑपरेशन के चक्कर में भी होते हैं, लेकिन आपको पता है वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, लिमिटेड थिएटर हैं, तो इस तरह से नहीं उनको टेलर किया जा सकता। और अब प्राइवेट सेटअप की बात की जाए तो वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन एक्चुअली एक वो वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हो गया है बैडली, तो हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। कोई भी डॉक्टर जिसका क्वालिफाइड होगा, जितने भी अच्छे सेटअप हैं वहाँ पे आपके क्रेडेंशियल्स के अकॉर्डिंगली आपको विजिटिंग कंसल्टेंट आने दिया जाता है। और कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर खामखा में किसी का नॉर्मल डिलीवरी हो रही हो तो सिजेरियन क्यों करेगा? वो कुछ लोग बीच में मौजूद भी हैं ऐसे, शायद उनकी वजह से इस तरह से बदनामी हो गई हुई है, और वो एक लेबल हम सब पे नहीं लगा सकते कि जी सारे ही डॉक्टर ज़बरदस्ती सिजेरियन की तरफ रुझान ज़्यादा होता है या पैसे ज़्यादा हैं या कुछ इस तरह से हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो बदलते हुए ज़माने के साथ नए ज़माने में हमारी डाइट और पॉल्यूशन और डिफरेंट चीज़ें हैं, मतलब एक्चुअली पैराडाइम शिफ्ट आ गई है जिसकी वजह से लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेशक इम्प्रूव हुई है लेकिन उनकी सेहत उस तरह से नहीं हुई। डिफरेंट डिजीजेज आ गई हैं, उनके मुख्तलिफ वेरिएंट्स आ गए हैं, तो इस वजह से सिजेरियन डिलीवरीज जो हैं वो ज़्यादा रिपोर्टेड होती हैं। तो इस पे हम डॉक्टर को ब्लेम नहीं कर सकते कि वो वॉलंटरली या जानबूझ के ज़बरदस्ती पैसे बनाने के लिए नॉर्मल डिलीवरी को ऑपरेशन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे ना लोग जब आते हैं आपके पास किसी भी हॉस्पिटल की ओपीडी में, तो वहाँ पे अपना कार्ड बनवाना और रजिस्टर्ड होना कितना ज़रूरी होता है? अच्छा डॉक्टर तनवीर, ये बड़ी अच्छी आपने चीज़ पूछी। एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि अगर आप अर्ली प्रेगनेंसी में ही अपना कार्ड बनाएं और बुकिंग कर लें। अब बुकिंग का क्या फ़ायदा होगा, जस्ट अ कार्ड है, लेकिन अब वो कार्ड जो है उसमें आपकी सारी इनिशियल प्रोफाइल लिखी हुई है, आपकी लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट लिखी हुई है जिससे आपकी ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैलकुलेट होगी, आपके ट्राइमेस्टर डिफाइन होंगे, आपके डिफरेंट जो इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर वाइज होनी है वो उसके अकॉर्डिंगली होंगी। इसके अलावा कोई बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रहा है, बच्चे का पानी कम हो गया, ज़्यादा हो गया है, वो सारी चीज़ें उस पर मैंशन होंगी, आपकी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन उस पर लिखी हुई होंगी। इसी तरह से इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो एडवांस इन्वेस्टिगेशन करवाई जाएंगी, अल्ट्रासाउंड भी इसी तरह से आपके उसके ऊपर मेंशन होंगे। आपने जो मेडिसिन उसमें लिए होंगे, आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, या अगर कोई थायराइड का प्रॉब्लम है, थायरॉक्सिन ली हुई है, कोई कार्डिक प्रॉब्लम है तो डाइजॉक्सिन, लेसिक्स, व्हाटसोएवर आप ले रहे हैं, वो सारा उसके ऊपर इंदराज होता है। अब ये कार्ड अगर आपके पास होगा तो आपको भी जिस तरह बाद में कुछ भूल गया है तो प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी तरह से आप जब डिफरेंट विजिट्स पे जा रहे हैं, एवरी टाइम वहाँ पे एक डिफरेंट डॉक्टर बैठा हुआ है, तो बजाय इसके कि वो आपको फौरन देखे या आपकी चीज़ मिस हो जाए या आपको याद ना रहे, तो वो कार्ड पे सारा इंदराज होगा, तो उसका आपको भी फायदा होगा और डॉक्टर को भी फायदा होगा, और वो टाइमली आपको पूरा दे के आपका फर्दर प्लान अकॉर्डिंगली आपको बता सकेगा। ठीक होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी से रेलिवेंट एक सवाल ये भी है, लोग कहते हैं कि जब हमें कोई अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो वहाँ पे टाइम लंबा दे दिया जाता है, तो क्या बीइंग अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट आप ये समझती हैं कि इनका अल्ट्रासाउंड इमरजेंसी ज़रूरत होती है या वो अकॉर्डिंग टू द लॉ वो चल रहे होते हैं? अच्छा डॉक्टर ने इसमें आपने सवाल में ही जिससे जवाब दे दिया, दोनों कंडीशन होती हैं। कुछ खास कंडीशन होती है जिसमें हमें अल्ट्रासाउंड इमरजेंसी चाहिए होता है, फिर चूंकि अब वर्कलोड बहुत ज़्यादा है सरकारी अस्पतालों में, अब जिस तरह 1000 का ओपीडी है तो आप सोच लें अल्ट्रासाउंड करने वाले कितने को डॉक्टर हैं, और आप जिस तरह सबको पता है कि पॉपुलेशन हमारी बेतहाशा है, उसके कंपैरिजन में डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल की तादाद बहुत कम है, मतलब वो उसकी 1/3 भी नहीं है, तो इस वजह से टाइम उनको बहुत ज़्यादा मतलब लंबा मिल जाता है, एट टाइम डिलीवरी के बाद भी मिल रहा होता है। तो कुछ खास कंडीशन जहाँ पे हमें इमरजेंसी प्रॉब्लम होता है, फिर उसमें हम इसको इस तरह से टेलर करते हैं कि हम ऐसे मरीज को दाखिल कर लेते हैं। एट टाइम कुछ मरीज जिनके वसाइल होते हैं वो प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो खुद ऑफर करते हैं कि जी हम प्राइवेट करवा के आपको दिखा लेंगे, तो ये इस तरह से मतलब फिर इसको देखा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो शादी के फ़ौरन बाद घरों के अंदर जो पहला मसला होता है वो होता है कंसीव करने का। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी दौरान में हमने देखा है कि जब कंसीव हो जाए या प्रेग्नेंट हो जाती हैं फीमेल, तो वो यूपीटी टेस्ट वगैरह करती हैं, सम टाइम उनको वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आता, तो प्रेगनेंसी टेस्ट का बेहतरीन तरीका आपकी नज़र में क्या है? डॉक्टर तनवीर, प्रेगनेंसी टेस्ट का बेहतर तरीका ये कि अगर आपके पीरियड्स किसी भी फीमेल के रेगुलर हैं तो आप अपने नेक्स्ट पीरियड का वेट करें, और नेक्स्ट पीरियड के 3-4 दिन ऊपर हो जाते हैं तो आप फिर यूरिन टेस्ट कर लें। उसमें रूटीन में आपने मॉर्निंग यूरिन लें, क्योंकि मॉर्निंग सैंपल में जो प्रेगनेंसी का हार्मोन है जिसको बीटा एचसीजी कहा जाता है वो मैक्सिमम लेवल में होता है, इसीलिए मॉर्निंग स्पेसिमेन कहा जाता है, ताकि वो मैक्सिमम अमाउंट में बीटा एचसीजी उसके अंदर होगा
और आप यूरिन सैंपल लेंगी तो उसमें जब प्रेगनेंसी की स्ट्रिप डालेंगी तो 2 रेड लाइंस आ जाएंगी। एट टाइम इनिशियल थोड़ा अर्ली हो जाते हैं या इनिशियल प्रेगनेंसी वीक होती है तो एक लाइन सही रेड होती है, दूसरी वीकली पॉजिटिव होती है। तो उसमें आप हफ्ते 10 दिन बाद रिपीट कर सकते हैं। और कुछ खास केसेस होते हैं जहां पे पीपल आर टू एंशियस या बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं, तो उसका 100% डायग्नोस्टिक तरीका ही है कि आप ब्लड टेस्ट करवा लीजिए सीरम बीटा एचसीजी। अब उसकी नॉर्मल वैल्यू नॉन प्रेग्नेंट जो होती है वो <5 या <2 डिफरेंट लैब्स के अकॉर्डिंगली है। उसमें आपको क्लियरली वो हंड्रेड्स में 1000 में पता चल जाएगी, तो उस पे तो फिर कोई शुबा ही नहीं रहता। तो ये लेकिन उसकी हर केस में जरूरत नहीं होती, तो इसलिए रूटीनली प्रेगनेंसी टेस्ट जो यूरिन पे किए जाते हैं दैट इज सफिशिएंट इनफ, वो आपको बता देता है। ठीक होगा। तो डॉक्टर साहब ये स्टिप के साथ जो टेस्ट करने का तरीका है, ये कोई भी बंदा अपने होम रेमेडी के तौर पे इसको वहाँ पे भी परफॉर्म कर सकता है? बिल्कुल ऐसे डॉक्टर तनवीर, बल्कि अक्सर खवातीन घर में ही करके आते हैं। उसमें आपने सुबह उठ के मॉर्निंग यूरिन सैंपल जार में लेना है और स्ट्रिप को पैक में से निकालना है। उसके ऊपर एरो बना होता है, जो एरो नीचे की तरफ डायरेक्शन कर रहा होता है, उसको आप डिप करती हैं 10 सेकंड्स के लिए, देन यू जस्ट टेक इट आउट। तो आपको वो या तो नजर आएगा कि फेडेड लाइन है या एक रेड लाइन है, या कि दोनों रेड लाइन नजर आ जाएंगी, या एटम होगा कि एक डार्क रेड लाइन है और एक फेडेड सी है। तो आइदर वे मतलब आप इजीली इसको घर में परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर स्टिल कुछ लोग बहुत एंशियस होते हैं या दे थिंक कि जी वो ठीक से नहीं कर पा रहे, तो आप लेबोरेटरी में जाके सैंपल दे सकते हैं, वो आपको 2 घंटे में या आधे घंटे में करके फौरन उसी वक्त दे देती है। ठीक हो गया। दूसरा डॉक्टर साहब, जो आपने ब्लड के अंदर टेस्ट बताया बीटा एचसीजी, ये जो है ये भी कब करवाना चाहिए? जब आपको लगे कि मुझे स्टेप पे कुछ जाहिर नहीं हो रहा, तो फिर आपको इस टेस्ट को कंफर्मेशन के लिए करते हैं? जी डॉक्टर तनवीर, उसमें ये कि डिफरेंट कैटेगरीज में इसमें करूंगी। एक तो कि बहुत ही जो वहमी एंशियस हैं कि जी हमें 100% चाहिए, वो लोग बीटा एचसीजी करवा सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर जिस तरह आपके पीरियड्स प्रीवियसली रेगुलर थे, अब आप जो है नाउ यू आर इनटू अ रिलेशनशिप एंड यू आर वांटिंग अ प्रेगनेंसी, यू हैव प्लान फॉर इट, और आपका पीरियड ओवरड्यू हो गए लेकिन स्ट्रिप पे क्लियर नजर नहीं आ रहा, एंड यू आर एंशियस की जी प्रेगनेंसी है भी या पीरियड्स वैसे ही इरेगुलर हो गए, तो उसमें रूल आउट करने के लिए भी फिर बीटा एचसीजी कराया जाता है। इसके अलावा एक खास कंडीशन होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी नॉर्मल जगह की बजाय रहम के अंदर नहीं है, उसके बाहर किसी भी जगह पे हो सकती है। उसमें फिर बीटा एचसीजी का डबलिंग टाइम देखना होता है, उसमें बीटा एचसीजी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है और माँ की जान ले सकती है। तो उसमें बीटा एचसीजी का रोल बहुत वाइटल है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली हमें पता चलता है कि इस मरीज को हमने जस्ट वॉच एंड ऑब्जर्व करना है, या कि इसको मेडिकल जो एक इंजेक्शन है मीथोट्रेक्सेट का उससे ट्रीट करना है, या कि इसको प्रॉब्लम हो रहा है और ये लेवल इतना ज्यादा है कि इसकी ट्यूब रप्चर हो सकती है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होगी और हमें इसकी सर्जरी करने की जरूरत है, तो उसके लिए फिर बीटा एचसीजी जरूरी हो जाता है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, हमने कई ऐसी रिपोर्ट्स देखी हैं जिसमें वीक प्रेगनेंसी लिखा होता है, क्या आपकी नज़र में वीक प्रेगनेंसी भी कोई कॉन्सेप्ट है? एक्चुअली रिपोर्ट अब आपको पता है हर तरह के लोग हैं, मतलब एट टाइम क्वालिफाइड लोग जब ना मौजूद हो तो फिर इस तरह की रिपोर्ट्स आपको एट टाइम देखने में मिल जाती हैं, क्योंकि हर बंदा डॉक्टर और एक्सपर्ट बना होता है। तो एक्चुअली यहाँ तो प्रेगनेंसी है, मतलब बल्कि आपकी हंसी से मुझे आंसर मिल गया आपका। एक्चुअली यहाँ तो प्रेगनेंसी है या तो नहीं है, तो ये वीक प्रेगनेंसी कोई एक्चुअल एग्जिस्टिंग चीज है, बिल्कुल ऐसे नहीं है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हेल्दी वुमेन जो है जो प्रेगनेंसी की तरफ जाना चाहे या वो प्लान करे, तो आपकी नज़र में उसके क्या क्या ऐसे वाइटल साइन होने चाहिए उसकी सेहत के हवाले से कि ये अब कंसीव करने की तरफ जा सकती है? ठीक हो गया। इसमें डॉक्टर भी एक तो हमें बच्चियों की वही जिससे सेक्स एजुकेशन आ जाता है कि वो करने की ज़रूरत है कि जी बच्चियों को शुरू में ही उनकी डाइट वगैरह का ध्यान रखा जाए, वेट, फिजिकल एक्टिविटी, सारा हेल्दी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वो बच्ची और बच्चे दोनों की पैदाइश के साथ ही स्टार्ट हो जाती है, बजाय इसके कि जी जब सिर पे चीज़ पड़े और आपको एक मुसीबत पड़ जाए। अब जो ही कोई बच्ची जो है वो कंसेप्शन की तरफ यानी प्रेगनेंसी प्लान करी है, तो उसको एक तो चाहिए कि उसी दिन से फॉलिक एसिड खाना शुरू कर दे। वो 100 रुपए की 100 गोलियों की एक सिंपल सी डब्बी आ जाती है, बजाय इसकी कोई हाई फाई दवाई की तरफ जाए। तो लेट्स टू बिगिन विद आप सिंपल 5 मिलीग्राम की फॉलिक एसिड की गोली जो कि मसर के दाने के बराबर होती है, डेली रेगुलरली लें, क्योंकि वो बच्चे में बहुत सी कॉम्प्लिकेशन होती है ब्रेन की जो कि बहुत ट्रॉमेटाइजिंग होती है फैमिली के लिए, वो उनसे कवर कर देती है। और इतनी छोटी सी दवाई बिल्कुल टेस्टलेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा लड़की का वेट ना तो कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। वेट कम होगा उसमें भी कंसेप्शन में प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा होगा तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज का प्रॉब्लम आ जाता है, फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगा, साइकिल इरेगुलर है। तीसरा ये है कि उसको अपनी ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल का ट्रैक रखना चाहिए। जिस तरह अक्सर हमने देखा जी पहली प्रेगनेंसी है, बड़ी प्लान रखी हुई है, लेकिन पीरियड्स की लास्ट डेट ही याद नहीं।
अब वो तो आपको खुद ही याद रखनी है। आजकल तो बल्कि मोबाइल स्मार्टफोन सबके पास है, उसमें ऐप्स अवेलेबल हैं, तो आप उसके अंदर डेट डाल दें, बड़ा अच्छा और इजी तरीका है। इसके अलावा पर्सनल हाइजीन बहुत ज़रूरी है, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, लड़कियों की डाइट तो खास तौर पे। आपका आयरन जो है वो इंटेक अच्छा होना चाहिए, कैल्शियम आपका जो है वो इंटेक अच्छा होना चाहिए, फॉलिक एसिड वाली डाइट लें। आयरन में जिस तरह एनिमल सोर्स हो गया, प्रोटीन सोर्स के लिए आप वेजिटेबल सोर्स भी ले सकते हैं, सीजनल फ्रूट्स लें। प्रोसेस फूड और नॉन ऑर्गेनिक डाइट जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, जिसका बहुत नुकसान है। वो BMI भी ज़्यादा करता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ भी करता है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज में भी एंड अप करता है। तो घर का बना हुआ खाएं, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मतलब हर चीज़, सारे डाइट के कंपोनेंट्स जो है वो पूरे होने चाहिए, जिनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल, जिंक सब कुछ शामिल है। और फॉलिक एसिड की गोली वो भी लेनी है। इसके अलावा सीरियल्स वगैरह और कुछ डाइट्स फोर्टिफाइड भी होती है, लेकिन सैडली पाकिस्तान में उस तरह से फ्रीली अवेलेबल नहीं, तो इट्स अ गुड आइडिया कि आप फॉलिक एसिड की गोली रेगुलरली ले लें। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, फॉलिक एसिड तो जो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले भी शुरू की जा सकती है? बिल्कुल ऐसी है, या दौरान में शुरू करनी? आपने जब प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो फीमेल को चाहिए कि वो 3 महीने पहले ही फॉलिक एसिड खाना शुरू कर दे, और वो प्रेगनेंसी स्टार्ट होने पे भी लेती रहेंगी, और प्रेगनेंसी के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मंथ तक, क्योंकि तब ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही होती है, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का तब चांस मैक्सिमम होता है, क्योंकि ये एम्ब्रियोजेनेसिस का पीरियड है, जबकि फीटस की मेन जो क्रूड फॉर्म है वो बन रही होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है। तो इस वक्त फॉलिक एसिड की एक्स्ट्रा जरूरत होती है, तो इसलिए कंसीव करने से 3 माह पहले और आफ्टर कंसेप्शन 3 माह तक ये कंटिन्यूसली रेगुलरली एकदम यानी 6 मंथ 3 माह पहले और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू करना होता है या कोई और मेडिसिन चेंज? उसके बाद डॉक्टर तनवीर फॉलिक एसिड की तकरीबन ज्यादातर लोगों में जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ खास कंडीशन है, जैसे कुछ एपिलेप्सी वाले पेशेंट हो गए, कुछ ऐसे जहाँ पे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स की हिस्ट्री हो प्रीवियसली, कजन मैरिजेस वगैरह कुछ ऐसी हैं। ये कुछ 3 ऐसी कंडीशन है, और एक आध और इसके अलावा जहाँ पे फॉलिक एसिड हाई डोज में थ्रू आउट प्रेगनेंसी लेने की जरूरत होती है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, हेल्थी प्रेगनेंसी के लिए एक नई नवेली दुल्हन को कौन से ऐसे ब्लड टेस्ट करवा के अपने आप को वेरीफाई करना चाहिए कि मुझे कोई डिजीज तो नहीं है? अच्छा, ये प्री मैरिटल काउंसलिंग एक्चुअली, ये बल्कि ये नई नवेली दुल्हन ये प्री मैरिटल पीरियड से स्टार्ट होता है, लेकिन सैडली वी डोंट डू इट हियर इन पाकिस्तान। कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन स्टिल उस तरह से नहीं। तो एक अगर शादी से पहले करवा लिए जाएं तो बड़ी अच्छी बात है, अदरवाइज शादी के बाद नई नवेली दुल्हन के भी अगर टेस्ट करवाने हैं, एक तो ब्लड ग्रुप जरूर पता होना चाहिए कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ताकि डिलीवरी के टाइम पे या कोई भी खुदा न खासा प्रॉब्लम हो, क्योंकि दिस इज द ओनली टेस्ट इन योर ब्लड जो कि थ्रू आउट द लाइफ वो सेम ही रहता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। और इसके अलावा फिर आपकी HB लेवल जो है, जो कि प्रेगनेंसी स्टार्ट होने से पहले ही आप में अगर खून की कमी है तो हमें बताएगा। आपके HB का लेवल नॉर्मली 11 से 12 ग्राम पर डेसीलीटर तक होना चाहिए, लेकिन हमारे पास अक्सर बच्चियां आती हैं जी, गोश्त नहीं खाना, दूध नहीं पीना, और एंड अप करती हैं HB उनकी स्टार्टिंग प्रेगनेंसी में ही 8 से 9 होती है। अब आपका देखें नई बच्ची जो कि प्रेग्नेंट हुई है, एक उसका डिफरेंट रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, और उसकी HB स्टार्टिंग में ही 8 to 9 ग्राम पर डेसीलीटर है, तो जो प्रेगनेंसी बढ़ेगी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, खून ने तो पतला होना है, क्योंकि कुदरती एक निज़ाम है कि बच्चे को ब्लड सप्लाई जानी है। अब वो ब्लड सप्लाई कैसे जाएगी? माँ का खून पतला होगा, यानी प्लाज्मा ज़्यादा हो जाएगा और RBCs कम हो जाएंगे। तो जो स्टार्टिंग में प्रेगनेंसी में अगर HB 8 से 9 है, तो वह थर्ड ट्राइमेस्टर तक ड्रॉप करके 5 से 6 पे चले जाएगी। और खून की कमी हो, यानी जिसको हम अनीमिया कहते हैं, उसके बेतहाशा प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे की ग्रोथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इसके अलावा माँ को दर्द टाइम से पहले प्रीटर्म लेबर लग जाती है, आवल फट सकती है जिसको हम प्लेसेंटल एब्रप्शन कह देते हैं। इसके अलावा डिलीवरी के टाइम पे PPH में जा सकती है, और PPH यानी हैमरेज साउथ एशिया में टॉप ऑफ द लाइन कॉजेज में आता है, जिसकी वजह से मैटरनल डेथ्स हो रही हैं। तो ये देखें कितना सिंपल सा टेस्ट है कि जो शुरू में करा लिया जाए और ऑप्टिमाइज हीमोग्लोबिन कर ली जाए। इसके अलावा एशिया में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, इसलिए एक ब्लड शुगर रैंडम करा लिया जाए ताकि पता हो कि जी आपका ब्लड शुगर स्टेटस किस तरह का है। और अगर इसके अलावा जो मतलब ये बेसलाइन टेस्ट हो गए, इसके अलावा अकॉर्डिंग टू योर असेसमेंट अगर आपको कोई गिलहड़ का प्रॉब्लम है, थायराइड रिलेटेड टेस्ट कराए जा सकते हैं, कोई कार्डियक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, सांस का प्रॉब्लम है, दिल की धड़कन तेज होती है, तो उसमें कार्डियक प्रॉब्लम्स रूल आउट करने के लिए ECG, एको, कार्डियक एंजाइम्स, डिफरेंट और टेस्ट कराए जा सकते हैं। यानी बाकी चीज़ें फिर आपकी इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंगली है, तो वो फिर उसके अकॉर्डिंगली ही कराए जाते हैं। ठीक हो जी नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो डॉक्टर कमल नशीद हमारे साथ मौजूद होंगी और मज़े की गुफ्तगू जारी रखेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम और मेरे साथ आज की जो मोज़ेज़ गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कमल नौशीन, जो कि मज़े की गुफ्तगू मुदल्लल बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि आपके जहनों के अंदर उठने वाले सवालात की अक्कासी करें और अपने एक्सपर्ट की ज़ुबानी एक अच्छा मैसेज आप लोगों तक डिलीवर करें ताकि आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा की जा सके। आज के हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात ये कर रहे थे कि हमारी जो वुमेन्स की तादाद बढ़ती जा रही है, इसके दौरान इनकी सेहत का ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है। और माँ जब बच्चे की तरफ बढ़ रही होती है, बच्चा पैदा करने की तरफ जा रही होती है, तो उसको किस तरह के इश्यूज़ होते हैं, किस तरह उसने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना होता है और कौन से ऐसे ब्लड टेस्ट होते हैं, कौन से ऐसे अल्ट्रासाउंड होते हैं, कौन सी ऐसी डॉक्टर्स होती हैं जिसके साथ उनको अपने प्रॉपर चेकअप के लिए जाना होता है और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे, हमने ब्लड टेस्टिंग के ऊपर बात कर ली। अगर कोई औरत वायरल उसको कोई इन्फेक्शन है या उसको हेपेटाइटिस है, तो क्या वो माँ जो है वो अपने बच्चे को भी आगे डिलीवर कर सकती है ये बीमारी, या वो नॉर्मल जो है वो उसकी डिलीवरी हो सकती है? डॉक्टर तनवीर, अगर किसी को माँ को हेपेटाइटिस है तो उसमें डिफरेंट आगे टेस्ट कराए जाते हैं, जिनमें पहले लिवर एंजाइम्स आ जाती हैं, उनका लेवल देखा जाता है। इसके अलावा फिर पीसीआर कराया जाता है वायरल लोड देखने के लिए। अगर वायरल लोड बहुत ज़्यादा हो तो फिर उसमें सेफ ये होता है कि उसकी हम डिलीवरी सर्जिकल करें, यानी कि सिजेरियन। क्योंकि अगर नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएंगे, एक्टिव वायरल लोड की स्टेटस होगा तो उसमें बच्चे को वर्टिकल ट्रांसमिशन का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए फिर अवॉइड किया जाता है कि उस रूट की बजाय हम सिजेरियन डिलीवरी करें। इसी तरह अगर वायरस जो है वो एक्टिव नहीं है, रिएक्टिव फॉर्म में नहीं है, पीसीआर लेवल जो है वायरल लोड हमें लो है, तो उसमें हम अगर नॉर्मल डिलीवर हो रही है और कोई ऑब्स्टैटिकल इंडिकेशन नहीं है तो वो मदर जो है नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल भी ले सकती है और डिलीवरी नॉर्मल भी हो सकती है, तो उसमें कोई मुजायका नहीं है। ठीक होगा। यानी डॉक्टर साहब, बीइंग अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट, आप ये समझती हैं कि अगर किसी को हेपेटाइटिस या एड्स या इस तरह की कोई बीमारी है तो वो माँ प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव भी कर सकती है और प्रेगनेंसी को कंटिन्यू भी कर सकती है? जी बिल्कुल। उसमें लेकिन मैं एडिशन ये करूंगी, वो कंसीव कर सकती है और डिलीवर भी कर सकती है, लेकिन डिलीवरी में एक तो वही HIV, चाहे एड्स हो चाहे हेपेटाइटिस हो, तो वायरल लोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रूट ऑफ डिलीवरी डिसाइड करने के लिए कि वो नॉर्मल की तरफ जा सकती है या डायरेक्ट सिजेरियन करना है। और दूसरी बात ये है कि जब ये बीमारी चाहे एड्स या हेपेटाइटिस B या C होगा, C का तो फिलहाल कोई वैक्सीनेशन या इलाज नहीं अवेलेबल। बाकी अगर एड्स है तो उसमें यह कि माँ को चाहिए कि वो प्रेगनेंसी में अपने आप को बुक कराए, क्योंकि हुकूमत के डिफरेंट सेंटर्स मेन टर्शियरी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, उनको वहाँ पे मुफ्त दवाई मिलती है, फैमिली ट्रेसिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जाती है, और एक्सटेंडेड फैमिली ट्रेसिंग में भी घर वालों को भी दवाई दी जाती है, और नियोनेट जो बच्चा डिलीवर होता है उसको भी दवाई दी जाती है। तो उसको चाहिए कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो उसको छुपा के ना रखे, ताकि वो आगे भी ना फैले और जो हेल्थ प्रोफेशनल डिलीवर कर रहे हैं उनको भी उससे कांटेक्ट ना हो। उसने बताया हुआ होगा, रजिस्टर कराया हुआ होगा और दवाई ले रही होगी, तो फिर ट्रांसमिशन का रिस्क भी बढ़ जाएगा और उसकी डिजीज कंट्रोल में रहेगी। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हिफाजती टीका जात जो प्रेगनेंसी के दौरान लगते हैं वो कब शुरू होते हैं और कब तक लगते हैं? अच्छा डॉक्टर तनवीर, हिफाजती टीका जात एक्चुअली प्रेगनेंसी रिलेटेड तो कोई हिफाजती टीका जात नहीं है। ठीक है। और कोई भी, जिस अक्सर लोगों का सवाल था कि जी प्रेगनेंसी में कौन सी वैक्सीन लगवाई जा सकती है और कौन सी नहीं, जितनी भी लाइव वैक्सीन हैं जिनमें लाइव वायरस होता है वो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यानी सख्ती से मना है। ठीक है। और किल्ड वायरस वाली वैक्सीन जिनमें वायरस जिंदा नहीं होता वो प्रेगनेंसी में सेफ है, जैसा कि टेटनस टॉक्साइड। अक्सर ये है, अब तो ये कि सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखा जाता है, स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्शन अप टू द मार्क होती है, इसलिए उस तरह से कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन प्रीवियसली आपने सुना है 7वें माह का टीका, 8वें माह का टीका, ये किल्ड वैक्सीन होती है टेटनस टॉक्साइड की, ये लगवाई जाती है, जो कि अभी भी कुछ लोग लगवाते हैं, तो इसका नुकसान कोई नहीं है। तो अदरवाइज कोई और रूटीन वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी में लगवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। कुछ हमने देखा है कि कुछ स्टीरॉइड की डोज भी दी जाती है बिल्कुल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उस देने का क्या फायदा होता है? अच्छा, स्टीरॉइड जो है प्रेगनेंसी में, हर प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती, कुछ खास प्रेगनेंसीज होती हैं जिनमें हम एंटीसिपेट करते हैं कि यहाँ पे प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, या फिर जहाँ पे अक्सर डायबिटिक खवातीन जो होती हैं, क्योंकि जो डायबिटिक खातून का बच्चा होता है वो आम बच्चे की निस्बत ग्रोथ में पीछे होता है और उसमें 3 से 4 हफ्ते वो पीछे रह जाता है। जिस तरह अगर एक नॉर्मल खातून जिसको हामला खातून जिसको शुगर नहीं है, उसका बच्चा 9वें माह पे है, और एक दूसरी खातून जिसका बच्चा 9वें माह पे है और वो शुगर वाली है, तो वो 9 माह का बच्चा 8वें माह के बच्चे के मुताबिक रिस्पॉन्ड करेगा। यानी उसके खास तौर पे फेफड़े तैयार नहीं हुए होंगे, फूले नहीं होंगे डिलीवरी के बाद, तो उसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आपने सुना होगा, यानी सांस के मसाइल होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो डायबिटिक्स में और इसके अलावा ऐसी कुछ खास कंडीशन जहाँ पे आपको लग रहा हो और आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि जी
ये खातून टर्म से पहले, टर्म को हम 37 वीक्स डिफाइन करते हैं कि यानी 37 वीक से पहले इसमें डिलीवरी होने का चांस है, तो वहाँ पे हम स्टीरॉयड की एक डोज 8वें माह पे देते हैं, ताकि बच्चा जब डिलीवर हो तो वो ऑलरेडी उसको स्टीरॉयड के इफेक्ट में उसके फेफड़े इस काबिल होंगे कि उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम नहीं होगी। लेकिन ये हर प्रेगनेंसी में लगाना खतरनाक चीज़ है, हर प्रेगनेंसी में इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, एक फीमेल जो है वो अपनी हेल्दी प्रेगनेंसी में क्या ऐसी एक्सरसाइज या अपना लाइफस्टाइल रखे कि उसकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हो सके? अच्छा, दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ क्वेश्चन। कोई ख़ास लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं होती जो कि आपको इंश्योर कराए और गारंटी दे कि जी आप नॉर्मल डिलीवरी की ही तरफ जाएंगे। हाँ, कुछ खास चीज़ें हैं जो कि एक प्रेग्नेंट खातून को अडेप्ट करनी चाहिए प्रेगनेंसी में। अब उनमें क्या आ जाएगा, एक तो ये कि जिस तरह शुरू के 3 माह फॉलिक एसिड ज़रूर ले, अपनी इनिशियल 3 मंथ्स में बुकिंग ज़रूर कराए, बेसलाइन टेस्ट और एक डेटिंग स्कैन पहले 3 माह में लाजमी करवा ले, क्योंकि डेटिंग स्कैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि जब एंड पे डिलीवरी का टाइम हो, कोई बच्चे की ग्रोथ का प्रॉब्लम या डिलीवरी का टाइम का इशू आ रहा हो, तो डेटिंग स्कैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल टू डिसाइड द टाइम ऑफ डिलीवरी। ये हो गया। इसके अलावा उसको, जिस अक्सर बड़े बूढ़े कहते हैं कि जी 2 लोगों का खाना खाना है चूंकि खातून हामला है, या एक्स्ट्रा पराठे और इस तरह की चीज़ें, तो दिस इज़ नॉट मेडिकली रिकमेंडेड और इसका मेडिकली प्रूवन फायदा तो नहीं, नुकसान डेफिनेटली देखा गया है। वेट गेन हो जाएगा। एग्जैक्टली, नुकसान यही वेट गेन हो गया, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, और वेट आपको पता है चढ़ता तो आराम से, उतारते हुए आपको अलग पता जाता है। फिर ऑब्वियसली मतलब यू आर ऑन अ न्यू जर्नी ऑफ मदरहुड, तो बजाय इसके आप बॉन्डिंग करें, बच्चे को एंजॉय करें, आपको एक वजन का मुसीबत पड़ जाएगी, और पहली बच्चे की दफ़ा ही आपका वजन चढ़ गया तो यानी आगे देयर इज मोर एंड मोर टू कम। तो इट्स बेटर कि आप नॉर्मल खाएं, आपने अपने हिस्से का ही एक पोर्शन ही खाना है, नॉट द 2 बंदों का खाना, लेकिन आपकी डाइट जो है वो रूटीन में भी हेल्दी होनी चाहिए। प्रेगनेंसी में इट शुड बी मोर हेल्दी एंड मोर न्यूट्रिशियस। आप सारे कंपोनेंट्स लें, आपको कोई चीज़ मना नहीं। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी कॉन्स्टिपेशन के लिए इफेक्टिव होता है। अक्सर लोग पानी पीना कम कर देते हैं। दूध बहुत वाइटल है, उससे कोई पेट नहीं फूलता। मीट आपने लेना है, प्रोटीन अपना पूरा करना है। अगर आपको एनिमल सोर्स से प्रॉब्लम है, गोश्त नहीं खा सकते, मटन नहीं खा सकते, बीफ नहीं खा सकते, दालें ले लीजिए। हरे पत्ते वाली सब्जियां जो हैं वो बहुत इफेक्टिव है, उनमें बल्कि वो फोर्टिफाइड होती है, रिच होती है फॉलिक एसिड में, जो कि बच्चे की न्यूरल ड्यूब यानी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा सीजनल फ्रूट्स जो भी अवेलेबल हैं उनमें मिनरल्स होते हैं, विटामिन होता है, जिंक होता है, जो कि आपके एनर्जी लेवल को, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और बच्चे की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आप सारे कंपोनेंट्स लें, अनलेस आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है या कोई खास ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको कुछ खास डाइट्स जो है मना है। जिस तरह डायबिटिक्स में ऑब्वियसली आपको शुगरी कंपोनेंट्स जो हैं वो मना होते हैं, आप उनकी रिप्लेसमेंट ले सकते हैं या थोड़ा वंस इन अ वाइल ले सकते हैं, लेकिन रेगुलरली आपने अपनी शुगर कंट्रोल रखना है। इसके अलावा पराठे, नान, शवारमे, पिज्ज़ाज, बर्गर, ऑल फिजी ड्रिंक्स, ये सारी अनहेल्दी चीज़ें, ये आप कभी जायके के लिए शौकिया थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन दीज आर नॉट रिकमेंडेड इन प्रेगनेंसी और इवन आउट ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि ये आपको आपकी मेटाबॉलिज्म को, आपकी वेट को डिस्टर्ब करेंगे और प्रॉब्लम में एंड अप करेंगे। तो इनका नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कोई भी नहीं है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली खून की कमी में आपकी नज़र में आयरन लगवाना ज़्यादा बेहतर है या ब्लड लगवाना? अच्छा डॉक्टर तनवीर, इसमें एक्चुअली बेहतर हम डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द लैब टेस्ट एंड कंडीशन ऑफ द पेशेंट। एग्जैक्टली। अब जिस तरह इंटरनेशनल गाइडलाइंस जो हैं वो खून की कमी यानी अनीमिया को कैटेगराइज करती हैं सीवियर, मॉडरेट एंड माइल्ड अनीमिया में। नॉर्मल हीमोग्लोबिन होती है 11 से 12। अब अगर वो 11 से 9 के बीच में है यानी माइल्ड अनीमिया है, तो वो जस्ट डाइट से पूरा हो सकता है। और जिस अक्सर लोगों को प्रेगनेंसी में पाइका हो जाता है कि कच्चे चावल, मट्टी, इस तरह की चीज़ें खा रही हैं जिसकी वजह से आयरन एब्जॉर्प्शन पुअर हो रही है, उसको कंट्रोल किया जाए। डाइट से अगर पूरा नहीं हो तो साथ आप आयरन की टैबलेट्स, सिरप दे सकते हैं। कुछ लोगों को मैल एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे फिर हम इंजेक्टेबल आयरन्स की तरफ भी जा सकते हैं। इसके अलावा मॉडरेट एनीमिया में भी टैबलेट्स जो हैं वो हम ट्वाइस अ डे कर देंगे, डाइट हो गया या आयरन इंजेक्शंस की तरफ चले गए। अब आ गया सीवियर एनीमिया, जहाँ पे कि जी खातून फूली हुई, आपको उसके हाथ पैर नजर आ रहे हैं, उसको सांस चढ़ा है और वो मतलब उठ भी नहीं पा रही, घर के काम जो रूटीन टास्क है नॉर्मल वो भी नहीं कर पा रही। तो ऐसी कंडीशंस में, और खासतौर पे जिस अगर लैब टेस्ट की बात की जाए, हीमोग्लोबिन 6 ग्राम या इवन उससे भी कम है, तो ऐसी फीमेल जो है वो कैंडिडेट होती हैं खून लगवाने की। और खून भी होल ब्लड नहीं, हम पैक सेल लगाएंगे, क्योंकि एकदम से अगर ब्लड लगाया गया तो वो उसके हार्ट जो है वो लोड कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो स्लोली पैक सेल अंडर कवर ऑफ लेसिक्स दिया जाता है। जब मेन कमी पूरी हो जाती है तो फिर पेशेंट का दौरानिया देखा जाता है प्रेगनेंसी का। अगर बिल्कुल एंड की तरफ हो तो फिर टोटल कमी पूरा करने के लिए हमारे पास ब्लड के अलावा और कोई चीज़ नहीं,
क्योंकि डाइट, टैबलेट्स और इंजेक्टेबल आयरन तीनों सोर्सेज जो हैं वो 3 से 4 हफ्ते लेते हैं खून की कमी पूरी करने में। अब अगर आपके पास टाइम ही नहीं तो फिर जाहिर है आपको ब्लड ही लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप मेन खून की कमी जो है सीवियर से मॉडरेट में ले आएंगे पैक्सेल लगा के, उसके बाद बाकी हम इंजेक्टेबल आयरन से पूरी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ हमारी फीमेल्स जो है ना वो कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिफरेंट किस्म की ड्रिप्स लगवाती हैं, आपकी नज़र में ये लगवाना कैसे है? एक्चुअली पाकिस्तान में ओरिएंटेशन और अवेयरनेस उस तरह से नहीं है। वैसे तो चीज़ें चेंज हो रही हैं, तब्दीली आ रही हैं, लोगों में अवेयरनेस भी फैल रही है। अब जैसे आपका प्रोग्राम देख लें, एंड पीपल आर कीन टू नो एंड ईगर टू नो एंड दे आस्क क्वेश्चंस। अब इसमें यह है कि अगर हम अपने पेरिफ्री या छोटे इलाकों की तरफ चले जाए तो वहाँ पे इंजेक्शंस और ड्रिप्स का बहुत रिवाज है, और वहाँ पे जो डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं वो एक्चुअली डॉक्टर्स नहीं, मोस्ट ऑफ देम आर एक्चुअली क्वैक्स, LHVs हैं, दाइज हैं, और वो भी अनट्रेन्ड किस्म के लोग हैं। तो वो भी इग्नोरेंट लोगों को और बेवकूफ़ बनाते हैं, और मतलब ये इस तरह के पैसे ऐंठने का तरीका आप समझ लें कि टीका लगा दिया, ड्रिप लगा दिया। वो ड्रिप भी क्या होगी, सिंपल रिंगर लैक्टेट है, डेक्सट्रोज है, उसमें मल्टीबायोटा डाल दिया। अब आप देखेंगे स्टरलाइज वाटर जिसमें नमकियात हैं या शुगर है, वो आपको क्या एनर्जी दे सकता है। अब इसकी बजाय आप उसको बताएं, अगर वो क्वालिफाइड बंदे के पास जाएगी, आपके पास, मेरे पास आएगी, तो हम उसको बताएंगे कि जी आप अपनी डाइट इंप्रूव करें। अगर आप में HB की कमी है तो हम उसको आयरन देंगे, अगर ज़्यादा कमी है तो इंजेक्टेबल आयरन या ब्लड की तरफ चले जाएंगे। तो जो ये ड्रिप्स है, पेशेंट को साइकोलॉजिकली उसको डील किया जाता है, इसका एक्चुअल उस तरह से कोई फ़ायदा नहीं है और कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नींद का कितना रोल है, नींद कितनी आनी ज़रूरी है? डॉक्टर तनवीर, प्रेगनेंसी हो या ना, आउट ऑफ प्रेगनेंसी हो, नींद इज़ वेरी वाइटल फॉर योर ब्रेन, फॉर योर बॉडी टू रिलैक्स एंड टू गेट रिफ्रेश फॉर द नेक्स्ट डे। और अगर आपको 7 से 8 घंटे की नींद ही नहीं मिली होगी तो यानी आपके मूड स्विंग चल रहे होंगे, आपका एपेटाइट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। आपके जब मूड स्विंग होंगे तो आप इसमें घर में भी लड़ाई झगड़ा होगी, वर्क परफॉर्मेंस भी डिस्टर्ब होगी, आपका अपना मूड खराब होगा, आप स्ट्रेस में होंगे, यानी इनडायरेक्टली आपका ब्लड प्रेशर भी चढ़ सकता है। अगर आप डायबिटिक है, आपको ब्लड शुगर की स्पाइक भी आ सकती है। तो इसलिए द कंक्लूजन इज कि नींद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप प्रेग्नेंट हो चाहे नॉन प्रेग्नेंट हो। तो दोनों कंडीशन में, बल्कि प्रेगनेंसी में एक रात की नींद के अलावा इट्स बेटर कि इवनिंग में भी खातून जो हैं वो थोड़ा सा नैप लें। उसमें ज़रूरी नहीं कि नेसेसरीली आपको नींद ही आनी चाहिए, आप जस्ट लेट जाएं, रिलैक्स करें, एंजॉय करें, तो आपकी बॉडी जो है रिलैक्स फील करेगी, आपका मेंटल लेवल जो है एट पीस, एट काम चले जाएगा, एंड यू विल फील गुड एंड एनर्जाइज्ड। ठीक है डॉक्टर साहब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ लोग स्मोकिंग भी करती हैं, कुछ हमारी फीमेल्स, तो वो स्मोकिंग उसके बच्चे पे कोई इफेक्ट डाल सकती है? डॉक्टर तनवीर, स्मोकिंग एक्चुअली मतलब है कि लाइक ऑल बैड हैबिट्स, और ये जितने भी ड्रग्स हैं, अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, सारों का नुकसान है रूटीन में आपकी किसी की भी, मतलब फीमेल और मेल की हेल्थ पे भी है। और प्रेगनेंसी की बात की जाए तो डेफिनेटली, क्योंकि मदर का बच्चे से कनेक्शन है, प्लेसेंटा के साथ कनेक्टेड है, सारा ब्लड न्यूट्रिशन जो है माँ से बच्चे को ट्रांसफ़र हो रही है, तो स्मोकिंग का बच्चे पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट होगा। अब उसमें यह कि बच्चे की ग्रोथ जो है वो रिटार्डेड हो सकती है, हाइपोक्सिया हो जाएगा, यानी बच्चे को खून की सप्लाई ठीक से नहीं जा रही, आवल ठीक से काम नहीं करी, तो बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल, जिस अगर वो 8वें माह पे है वो 7वें माह पे रुक जाएगा, बच्चे का पानी कम हो सकता है। इसके अलावा फीमेल जो है वो मैटरनली क्या होगा कि वो प्री टर्म लेबर में जा सकती है। अब जब प्री टर्म लेबर में जाएगी तो प्री टर्म लेबर के अपने प्रॉब्लम्स आ जाएंगे कि जी प्री टर्म बच्चा है, उसमें गट के प्रॉब्लम हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और वेंटिलेशन वाइज प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसलिए इट इज़ रिकमेंडेड कि सारी इस तरह की हैबिट जो हैं आप प्री प्रेगनेंसी ही इनको कंट्रोल कर लें, और अगर ख़त्म कर देते हैं, बंद कर देते, तो दैट नथिंग गुड लाइक दैट। ठीक हो गया। दूसरा डॉक्टर साहब, कुछ बच्चे हमने देखा है कि डिलीवर होने के बाद माँ के ब्लड ग्रुप के अंदर अगर कोई फ़र्क आ जाए तो उनको इंजेक्ट किया जाता है, वो इंजेक्ट क्यों किया जाता है और उसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? अच्छा डॉक्टर भी, जिस हम वही बात करते हैं प्री मैरिटल या इनिशियल मैरिज में जब अपने टेस्ट करवाने हैं, ब्लड टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? ब्लड टेस्ट, एक तो ब्लड का ग्रुप हमें पता चल गया, दूसरा हमें पता चल गया कि ये ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब अगर खातून का ब्लड ग्रुप नेगेटिव पॉजिटिव है तो दैट्स फाइन। अगर माँ का ग्रुप आ जाता है नेगेटिव तो आइडली हमें हस्बैंड का जो है वो भी ग्रुप पता होना चाहिए। अगर तो माँ और बाप दोनों का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर माँ का ग्रुप जो है वो नेगेटिव है और हस्बैंड का पॉजिटिव है, अब हमने डिलीवरी के टाइम पे हमारे लिए मैंडेटरी हो गया कि हम कॉर्ड ब्लड सेव करें, यानी माँ का और बच्चे का जो कनेक्शन होता है थ्रू कॉर्ड। और अगर कॉर्ड का सैंपल हम नहीं रख सके तो बच्चे का ब्लड भी चेक किया जा सकता है, जस्ट टाइनी ड्रॉप चाहिए होता है। अब माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव, हमने बच्चे का ब्लड चेक किया, अगर तो वो नेगेटिव आ गया फिर तो हमें इंजेक्शन की जरूरत नहीं। अब जिस आप इंजेक्शन की बात करें उसको हम कहते हैं NTD।
अब अगर माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव और बच्चे का पॉजिटिव आ गया है, यानी ये डिफरेंट हो गए, तो उसमें फिर रिसेसिव इनकम्पैटिबिलिटी एक टर्मिनोलॉजी है जो कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में अपीयर होती है। यानी इस प्रेगनेंसी में तो कुछ नहीं हुआ, ये पहली प्रेगनेंसी थी, अब ब्लड ग्रुप माँ का है नेगेटिव और बच्चे का पॉजिटिव, तो इसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडीज माँ के ब्लड में आ जाएंगी। अब जब वो नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होगी तो तकरीबन 16 वीक्स ऑनवर्ड, यानी जबकि सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा होगा, तो उसमें रीसेस इनकम्पैटिबिलिटी का प्रॉब्लम आ जाएगा, जिससे फिर बच्चे में प्रॉब्लम आ जाएंगे, बच्चे की ग्रोथ खराब होगी, बच्चे में हाई ड्रॉप्स हो जाएगा, बच्चे के को अनीमिया हो जाएगा, और मतलब काफ़ी वो ड्रेडफुल कंडीशन होती है। तो इस इतनी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन को कंट्रोल करने का सिंपल सा तरीका है कि एक टीका लगा दिया जाए माँ को डिलीवरी के 72 घंटे यानी 3 दिन के अंदर अंदर। इसकी मैक्सिमम एफिकेसी विद इन 3 डेज होती है, लेकिन अप टू 10 डेज लगाया जा सकता है, लेकिन बेस्ट यही है कि आप विद इन 72 आवर्स लगवा लें। इसको हम एंटी-डी कहते हैं, इंट्रामस्कुलर फट्टे के अंदर ये एक टीका लगता है, और ये इतनी खतरनाक चीज़ से नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आपको बचा लेते हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया और आपकी तशरीफ़ आवरी का भी बहुत शुक्रिया। और बड़ी मज़े की मुदल्लल बेस्ड और साइंस गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन जब हम स्टूडियो में होते हैं टाइम लिमिटेशंस होती हैं, हमारा टाइम ख़त्म हो चुका है। हमारे पास 2 मिनट हैं। डॉक्टर कमल नौशीन से पब्लिक कांटेक्ट कैसे करें, या पब्लिक के नाम आपका क्या पैगाम? अच्छा, जैसे कि मेरा नाम आपको पता चल गया, मेरा नाम है डॉक्टर कमल नौशीन। मुझसे रब्ता करना हो तो मैं मॉर्निंग में सर्विसेज हॉस्पिटल में होती हूँ, वहाँ पे आप मुझसे मिल सकते हैं आउटडोर में मंडे या थर्सडे के दिन। इसके अलावा इवनिंग प्रैक्टिस में करती हूँ वाई ब्लॉक DHA में, होलिस्टिक केयर के नाम से एक हॉस्पिटल है जो कि आइडियाज़ के बिल्कुल बैक पे आता है। तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन देयर, और आपको इस वीडियो के पे आपको मेरा वो लिंक भी मिल जाएगा ताकि आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकें, या अपॉइंटमेंट वगैरह या कोई क्वेरी हो तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर एंड हेल्प यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने देखा कि आज के इस प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि हर सवाल को डिफरेंट एंगल्स के साथ डॉक्टर साहबा के सामने रखें, और जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं या इसके अलावा वो प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रही हैं या नई नवेरी दुल्हनें हैं या शादी करना चाह रही हैं, तो उनके जो जहनों के अंदर सवालात होते हैं, हमने कोशिश की कि वो सवालात अपनी एक्सपर्ट के सामने रखें, ताकि एक एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट आपको उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे, ताकि आपकी ज़िंदगी में जो आने वाली कॉम्प्लिकेशंस हों, पेचीदगियाँ हों, उससे हम अपने आप को बचा सकें। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई आप अपनी हमें एडवाइस देना चाह रहे हो, कमेंट बॉक्स में आइए, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं हमारी रीच बढ़ती है और हमें अपनी इस्लाह का मौका मिलता है। हम आपके कमेंट्स को देखते हुए, आपकी राय का एहतराम करते हुए नेक्स्ट प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं, और अपनी जितनी भी हमारी खामियां होती हैं हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, और आप लोगों के लिए एक अच्छा मैसेज बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा कर सकें। और मुझे डॉक्टर कमल नौशीन और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवाल जवाब के साथ दोबारा आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।